गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यह क्लास 7, 6, 4, 5 यानी कि 4, 5, 6, 7 सबके लिए है। सबके लिए यह क्यों है? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और मैंने सारे बुक्स को मैंने देखा, तो सारी चीज़ों को मिला करके मैंने देखा कि इंट्रोडक्शन का जो पहला चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में होती हैं वह सारे क्लास का सेम है। मतलब वही सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ ज़्यादा है, तो सबको ले करके मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ जिसमें क्लास 4, 5 और 6, 7 सबका जो है पहला चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश भी करूँगा और इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो सब भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप पहले इसको समझिए और फिर उस क्वेश्चन को बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड के साथ। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज यह स्लाइड देखने के बाद आप जो हैं क्या क्या सीख जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप जानेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप जानेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले क्लासेस में मैंने ये पढ़ाया था, उन लोगों को याद भी होगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं आईपीओ, उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग भी जानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो दो है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो यह आप लोग का पहला चैप्टर है। आप सभी लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और जो मैं समझाता हूं उसको समझने की कोशिश करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कंप्यूटर की कुछ बहुत ही हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे ऊपर में डिस्क्राइब किया गया है कि पहले कंप्यूटर एक बहुत ही वेरी मच और बहुत ही बड़ा, क्या साइज में बहुत एक कितना एक आप समझिए कि एक रूम इतना बड़ा, बिग मशीन जिसको हम बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा मशीन, एक इतना बड़ा जैसे पता चले कि आपका एक रूम जैसा हो। देखिए यहाँ पे एक रूम जैसा इतना बड़ा मशीन होता था। लेकिन डे टू डे और आज के दिन में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की साइज अगर उस पहले वाले से कंपेयर करें तो एक मोबाइल कार्ड के सीन जैसा हो गया है। मतलब सोचिए कि कितने जो है हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो भी साइंटिस्ट हैं और जो भी नई चीजों का आविष्कार हुआ, उसके हिसाब से किस प्रकार से आज कंप्यूटर जो है हर घर पे आप देखिए तो हर तीन इंसान में एक इंसान के पास क्या है, कंप्यूटर है। आज नाउ ए डे 1 in every 3 पर्सन, प्रत्येक 3 इंसान के में एक इंसान के पास आज के दिन में सबके पास कंप्यूटर है। सारे लोग जो है चाहते हैं वह टेक्नोलॉजी से जुड़े, तो इसके साथ सबके पास कंप्यूटर है। हिस्ट्री की बात करूं तो जो पहला कंप्यूटर माना जाता है एबाकस। एबाकस आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर भी दिखाई दे रहा है और आपने इसे देखा भी होगा। यह एक एबाकस है, जिसे हम लोग एक कंप्यूटर की तरह एक डिजिटल कंप्यूटर हम लोग मानते हैं। देखिए, द अर्लीस्ट डिवाइस दैट क्वालिफाइज अ डिजिटल कंप्यूटर इज एबाकस। इसको हम लोग एक डिजिटल कंप्यूटर के समय में तब मानते थे जब हम कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम कुछ भी नहीं, तो इसे हम लोग एक कंप्यूटर की तरह ही इसे मानते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत तरह के कैलकुलेशन आपको किए जाते हैं और बहुत जल्दी कैलकुलेशन किए जाते हैं। हर चीज का जो है मैं कभी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि एबाकस की चीजों को किस प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये है एबाकस, जो कि एक डिजिटल कंप्यूटर बहुत पहले, अर्लीस्ट में बहुत पहले इसे माना जाता था। चाइना के द्वारा इसको चाइना में पहली बार यह डिवाइस जो है चाइना में बना था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नैपर्स बोन्स, ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। मतलब मैनुअली इस पे जो काम होती है वो सारी मैनुअली होती है। मैनुअल और
मैं थोड़ा सा समझा देना हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मैनुअल काम किसे कहते हैं। देखिए जब एक आप क्या करते हैं, एक पेन से आप कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, और एक डिजिटल सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, तो वो मैनुअल काम जो आप लिख रहे हैं वो होता है मैनुअल काम। हर चीज को आप खुद से कर रहे हैं, उसे हम लोग मैनुअल काम कहते हैं। तो नैपर्स का देख सकते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म, जॉन नैपर्स बोन्स, इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी दिया गया था। और इसको हम लोग कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहते हैं। कार्डबोर्ड की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन के इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसे हम नैपर्स बोन्स कहते हैं। और इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए कंप्लीट सेट ऑफ नैपर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ ए रॉड। सारे में क्या होता है, एक रॉड देख सकते हैं, रॉड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। वन ऑफ इच डिजिट 0 to 9, देखिए सब में आप देख सकते हैं 0 to 9 से ज्यादा कोई संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। विथ नंबर कैरी ऑन देम, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 0 से लेकर के 9 तक के सारे इसमें नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक नैपर्स बोन जिसको हम लोग कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद पास्कल लाइन आया, इसमें 1642 में जो है बेल्स पास्कल ने इसको डेवलप किया था। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बेल्स पास्कल, इन्होंने डेवलप किया इस मशीन को, ठीक है, जिसको हम लोग पास्कल लाइन के नाम से, देखिए आप बगल फिगर में देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया भी था। पास्कल लाइन यूज अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड व्हील्स, इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं गियर्स हैं और बहुत सारे चक्के भी हैं इसमें, तो गियर्स एंड व्हील्स पे ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड हम लोग का है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर में, अलग अलग समय में बहुत जैसे जैसे चीजों का आविष्कार होता गया, इसके जनरेशन में क्या हुआ, जनरेशन में परिवर्तन होता चला गया। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन को माना जाता है 1940 से लेकर के 1956 में। और इस जनरेशन में जो हम लोग जो डिवाइस का इस्तेमाल करते थे वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब आपके जैसे पुराने टीवी में देखिएगा उसमें लगा होता है, पीछे से तस्वीरें जो सामने की ओर आती है वो एक बड़ा सा वैक्यूम की तरह। वैक्यूम कैसे होता है, आप एक इस तरह का फिगर होगा और इस प्रकार से चीजें होती है, तो वैक्यूम, इसको लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर वैक्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वैक्यूम ट्यूब आप देख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे गए हैं कि द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व एंड एरे वैक्यूम ट्यूब, जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज होता है। इसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनिवैक है, इनिएसी है, IBM 701 है, IBM 650 है। तो ये सारे एग्जांपल आपको जो है याद होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का, ठीक है। सेकंड जनरेशन को 1956 से लेकर के, यानी कि यहाँ से 1956 से लेकर के 63 तक माना जाता है। और इसमें जो यूज होता था ये आप देख सकते हैं, यह एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर। ट्राई क्यों बोलते हैं, ट्राई क्योंकि इसमें 3 पिन होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर कुछ 3 पिन होते हैं इसमें इस तरह से, ठीक है, 3 पिन। इसलिए सेकंड जनरेशन का यह डिस्कवरी है, सेकंड जनरेशन में इसका डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ये सेमीकंडक्टर क्यों, ये जो देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बताया था कि जब एक ही डिवाइस में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं और कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको सेमी में रखा गया, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव टर्मिनल और बहुत सारे होल होते हैं, तो ये है सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको IBM 7090 और IBM 7094, ये इसके एग्जांपल है, आप इसे याद रखिएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद से जो थर्ड जनरेशन हम लोग का शुरू हुआ था 64 से 71 तक, 1964 से 1971 में, इसमें देख सकते हैं एक आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला करके इसको बनाया गया है, इंटीग्रेटेड IC जिसको बोलते हैं, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट IC इन विच मेनी ट्रांजिस्टर, मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे ट्रांजिस्टरों से मिलकर के बना होता है। इसमें रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। एंड अदर कंपोनेंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं, फैब्रिकेटेड इन विदिन द क्या होते हैं IC, और इसके एग्जांपल IBM 370, ठीक है। अगले चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, जो 1971 से लेकर के अभी तक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके कुछ पार्ट्स के, ये पार्ट्स है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड इट पॉसिबल टू प्लेस कंप्लीट CPU ऑफ ए कंप्यूटर
ऑन ए सिंगल चिप, यानी कि सिंगल जो सिंगल चिप की बात हो रही है वह हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, ठीक है। इसी में ये प्रोसेसर जो होता है इसमें फिट होता है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे होते हैं, हैव एंटायर कंप्यूटर सर्किट ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे चीजें इसमें होती है। और दिस आर द पर्सनल कंप्यूटर, जैसे पीसी आज हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम कंप्यूटर लैपटॉप्स ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सब में क्या है, उस सब में सब 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। और यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं IBM सिस्टम एंड HP 3000, ये इसके एग्जांपल है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो प्रेजेंट से लेकर के, अब से लेकर के बियॉन्ड तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा 5th जनरेशन का यह माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें देख सकते हैं द 5th जनरेशन मशीन आर प्रोसीड टू बी बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इज द जेन्युइन इंटेलिजेंट क्यू, जिसको IQ बोलते हैं, ठीक है। रोबोट्स जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स जो हैं आजकल जो यूज हो रहे हैं, वो सब किसका देन है, सब 5th जनरेशन कंप्यूटर का देन है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देन है। यहाँ तक रोबोट्स एंड और सिमुलेटर्स, ये सारे होते हैं हमारे 5th जनरेशन के क्या है, कंप्यूटर्स। अब आते हैं आगे क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर्स को जो है क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कंप्यूटर को इसके साइज के अनुसार और इसके फंक्शन के अनुसार बहुत तरह चीजों में इसको बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पिछले क्लासेस में मैंने आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छा से समझाया था, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं। ये डेस्कटॉप हम लोग देख रहे हैं, डेस्कटॉप ये कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ये आता है। माइक्रो कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी यूज टू सिंगल यूजर, यानी कि इसको एक साथ केवल एक पर्सन बैठ करके इस्तेमाल कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर, ठीक है। देयर आर मेनली यूज एट होम, जो कि आजकल घरों में, ऑफिस में, दुकानों में, स्कूलों में इस तरह के, जैसे कि आपके खुद के कंप्यूटर लैब में आपको देखे होंगे इस तरह के कंप्यूटर दिखाई देता है, वो हम लोग का पीसी है, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। अगला हम लोग देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। देखिए आप यहाँ पे फिगर बगल में दिखाई दे रहा होगा, ये मिनी कंप्यूटर्स की बात हो रही है। मिनी कंप्यूटर आप मोर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसके साथ ही देयर आर जनरली मल्टी यूजर, या मल्टी यूजर है मतलब एक साथ बैठ करके बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा ये मल्टी यूजर सिस्टम होता है, मल्टी यूजर सिस्टम होता है, ठीक है। द प्रेजेंट डे पीसी इज मच मोर पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर नॉर्मली रिफर्स टू, क्या होते हैं मतलब ये मिनी कंप्यूटर्स हैं, यानी कि आजकल जो भी पीसी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स के कैटेगरी में आता है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर की मैं बात कर लूं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरी लार्ज इन साइज, दिख रहे हैं यहाँ बगल में कितना बड़ा दिख रहा है आपको, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। और एक्सपेंसिव कंप्यूटर मतलब ये बहुत ही महंगा होता है, मतलब इस कंप्यूटर को बनाने में आपको बहुत ज्यादा जो है मनी आपको इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही महंगा है। which capable for supporting the hundreds and even thousands of users simultaneously। आप समझ भी सकते हैं कि इसमें एक साथ कम से कम thousands यूजर एक साथ इसमें काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इसके साथ, एक साथ जो है हजारों लोग इसमें काम कर सकते हैं। इसलिए इसे मेन फ्रेम एग्जीक्यूटेड मेनी प्रोग्राम्स concurrently and support simultaneously execution of program, मतलब एक साथ जितने भी प्रोग्राम ये करता लोग करेंगे सबको एक साथ क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कराता है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देता है सबको एक साथ। ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो अभी एक काम कर रहे हैं तो आपका नहीं, सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो सबको एक साथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करूं, ये सुपर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, आजकल तो सुपर कंप्यूटर बहुत सारी चीजों में यूज होता है, यहाँ तक कि मौसम की जानकारी हो, आपको सैटेलाइट लॉन्च करना हो, और बहुत सारे डिस्कवर, कुछ नई चीजों को डिस्कवरी में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट बहुत बड़ा से बड़ा डेटा को बहुत कम से कम मिनट में क्या करता है, कैलकुलेट कर सकता है, बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। देख लेते हैं इसको। सुपर कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी यूज टू डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्या है, कॉम्प्लिकेशन या कंप्यूटेशन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बहुत जैसे होता है ना हमारे दिमाग के अंदर कितने कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे नॉट्स होते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
दैट टू इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, बहुत ही कम समय में यह कैलकुलेशन करता है। दे आर फास्टर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिजिटल कंप्यूटर अवेलेबल टुडे, employed for specialized application that required immense amount of mathematical calculation, कैलकुलेशन, नंबर कंक्रीटिंग। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब समझ सकते हैं इनसे कि आप एग्जांपल को दो, वेदर फोरकास्टिंग, अगर मौसम की जानकारी आपको चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है जो लोग जानकारी देते हैं उसका इसमें बहुत, जो लोग जैसे 5 दिन के आगे का वेदर कैसा होगा ये लोग बता देते हैं। तो कैसे बताते हैं? बाय द यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर। यहाँ तक कि फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, जो भी जियोलॉजिकल डेटा है, कहाँ का जैसे हर कहाँ का जियोलॉजिकल का मतलब हो गया जहाँ पे ज्योग्राफिकली हम लोग किसी चीज को स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, इसके बाद अगले स्लाइड में चलते हैं। जैसे मैंने बताया फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मैं बता दूं, इनपुट है, इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपका स्कैनर है, आपका MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है, OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये सब बहुत सारी चीजें जो हमारे इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था। इनपुट का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी डिवाइस, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके इसके अंदर डेटा को डालते हैं या डेटा देते हैं, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कीबोर्ड, आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड से, तो माउस से आप क्लिकिंग करते हैं, तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार आपका इनपुट देने के बाद जब कंप्यूटर उस इनपुट पे काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग करना। तो वो CPU का काम होता है और बहुत सारे CPU के पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपका आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आपको बताया भी था। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। CPU itself has the following 3 components। CPU जो मैंने बताया कि ये प्रोसेसिंग करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ALUs में सहायता करता है, मेमोरी यूनिट सहायता करता है, कंट्रोल यूनिट सहायता करता है। ये तीनों चीजें जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, कम्युनिकेट करके आपका डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, और तब उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे कुछ मेमोरी यूनिट्स भी दिए गए हैं, उनके हम लोग देख लेते हैं। बाइट्स क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट, और इसको हम लोग कहते हैं 0 और 1 को हम लोग बाइट के नाम जानते हैं। 0 और 1 बाइनरी डिजिट 0। A binary digit is a logical 0 and 1 representing a passive or a active state of a components respectively an electric circuit। इस 0 and 1 का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, तो ये हमारा बीट में आता है। निबल जो 4 बीट अगर मिला दे, 0 1 0 1, आप या तो ये मिला दीजिए 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0। इस तरह के जो 4 बाइट, जब 4 बीट आपस में जब कंबाइन होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं निबल। ठीक है, 4 बीटों से 4 बीटों के समूह को या ग्रुप ऑफ 4 बीट इज कॉल्ड निबल। यानी कि 4 बीटों से मिलकर बने हुए जो डेटा होते हैं उसे हम लोग निबल कहते हैं। बाइट अ ग्रुप ऑफ 8 बीट, यानी कि अगर आप 8 बीट की बात करें तो 4 0 और 4 1 आप ले सकते हैं, या आप 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह के भी डेटा लेते हैं। 8 बीट जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा उसे हम लोग कहते हैं बाइट। A byte is a smallest unit which can represent a data items or a character। बाइट आप सबसे छोटा यूनिट होता है। आपका जो भी आप साइज देखते हैं, सपोज करिए आपके फोटो का साइज हो, आपकी वीडियो का साइज हो, उसका साइज अगर देखना हो तो आप उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइएगा, तो आपको उसको बाइट में डेटा दिखाएगा कि ये बाइट में कितना बाइट का जो है इसका साइज है। तो ये बाइट को होता है, मैं बताऊंगा कि बाइट को KB में, MB में, सब इस चीजों के बारे में आता हूँ धीरे धीरे। इसके बाद वर्ड, ए कंप्यूटर word like a byte is a group of fixed number or a bit processed as a unit which varies from computer to computer but
इज फिक्स टू ईच कंप्यूटर। यानी कि देखिए कोई वर्ड जो हम लोग कहीं भी लिखते हैं उसको कंप्यूटर हम लोग लेके जाते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर कहीं कहीं भी उसको मूव करते हैं, तो डेटा जो होता है फिक्स्ड इन ईच कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर में वो सेम होता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि क्या बता रहा था, स्टोरेज के बारे में बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे केबी हम लोग किलोबाइट बोलते हैं, एमबी को मेगाबाइट बोलते हैं, जीबी को गीगाबाइट बोलते हैं, टीबी को टेराबाइट बोलते हैं और पीबी को पेंटाबाइट। अब ये कैसे होता है, देखिए एक केबी में इतने बाइट्स होते हैं, यानी कि अगर 1024 बाइट्स मिलाएंगे तो 1 केबी, 1024 अगर हमने ये केबी यहाँ पे ला दिए तो हमारा 1 एमबी बन जाता है, और 1024 एमबी को मिला देंगे तो हमारा 1 जीबी बन जाएगा। और 1024 जीबी, अब देखते हैं ना आपको जीबी में डाटा मिलता है, आपको आज 500 जीबी डाटा मिला, 500 दो जीबी डाटा मिला है, तो आप देखते हैं ना 1 जीबी में कितना मिलता है, इतना एमबी मिलता है। ठीक है, आपको अब आते हैं, आप कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें, आपके मोबाइल की मेमोरी, बहुत सारा कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे ये देखिए 1024 जीबी मिलती है तब बनती है 1 टीबी, और 1024 टीबी से मिलकर बना हुआ है 1 पीबी, यानी कि पेंटाबाइट। तो इस तरह से हम लोग मेमोरी को, मैंने बताया भी था, जैसे याद कर सकते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कंप्यूटर मेमोरी इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में कंप्यूटर की बात करें तो 2 होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। प्राइमरी मेमोरी होता है रैम आता है और रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस जो है वोलेटाइल होता है, यह नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब है इसकी डेटा जो होती है, या जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहेगी, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद डेटा खत्म। ठीक है, लेकिन रोम में ऐसी बात नहीं है। रोम आपका हार्ड डिस्क होता है, जो कि क्या होता है, और बहुत सारा पेन ड्राइव भी आप इसमें ले सकते हैं, सीडी में ले सकते हैं, मतलब इसकी डेटा कंप्यूटर बंद होने पे भी इसमें रहती है, यहाँ से डिलीट नहीं होती। सिंपल में समझते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपका ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क, सॉरी यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव है, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी में आपके आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में ये सारे चीजें आती हैं जो जिसमें डेटा हमेशा आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए रैम और रोम में, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया भी था, बताया भी था, आप लोग इसको एक बार देखिएगा। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर यहाँ पे रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, या रीड एंड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। मैंने बताया कि रोम में जब तक डेटा रहेगा तब तक जब मशीन वर्किंग में रहेगा, लेकिन दिस टाइप मेमोरी नॉट वोलेटाइल, ये वोलेटाइल नहीं होता है, इसके डेटा हमेशा रहते हैं। इसके बाद रैम इज वोलेटाइल, देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, रोम नहीं होता है। उसके बाद देख लिया रैम इज यूज इन वर्चुअल मेमोरी, रैम डिस्क एंड शैडो रैम ऑल्सो, और रोम इज यूज इन वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव इवन। ये कहाँ यूज होता है, इसका यूज भी आप याद रख लीजिएगा, ये सारे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मैंने जैसे बताया था शुरू में, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के दिए गए हैं, पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप लोग सिंपल एक वर्ड में कह सकते हैं, सॉफ्ट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड फंक्शन, जिसका इस्तेमाल वेल डिफाइंड फंक्शन के लिए किया जाता है। ए प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम। और प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं किस लिए, हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो उसके लिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे प्रोग्राम, आपके एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में यूज करते हैं गेम खेलने के लिए, या कोई किसी भी चीज को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं आप, तो यानी क्या करते हैं, कोई भी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करने में आपका हार्डवेयर भी उसमें उतना ही सपोर्ट करता है जितना कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा जो है क्या, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह, और जैसे हमारा विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7, ये सारे क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये हमारा कंप्यूटर का है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज an important part of every computer system. A computer can be divided into 4 components: hardware, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर। यानी कि पहले हार्डवेयर होगा ही, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चाहिए ही, एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए ही, और यूजर जो उसको यूज करेगा वो भी चाहिए।
कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है? ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम है, ठीक है, टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट कैन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। यानी कि देखिए कंपाइलर जो आपको डेटा को, तो मैंने कहा था कंप्यूटर जो है डेटा 0 और 1 की कैटेगरी में लेता है। यानी यह काम क्या करता है, जो आप डेटा डालते हैं 0 1 में यह जाता है और यह इसको जो है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में काम करता है, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रीटर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रीटर का काम होता है। ये आप एक फंक्शन इसका याद रखिएगा। एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एट अ टाइम। यह एक समय में एक ही लैंग्वेज को क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। आफ्टर ट्रांसलेशन द स्टेटमेंट इज इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। जैसे ही ट्रांसलेशन होता है तो जो है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। असेंबलर भी क्या करता है, यह भी ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू असेंबली लेवल में। याद रखिएगा, ये हाई लेवल को असेंबली लेवल या हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको याद होना चाहिए। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन। हाई लेवल और मशीन लेवल के बीच में असेंबली लेवल लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके बाद से हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो वर्ड प्रोसेसिंग जैसे आपका वर्ड, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, जैसे ये सब जो चीजें होती हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आती है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसे व्यू कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। और जैसे आपका बुक एक समय पहले लिखा गया होगा, फिर उसको टाइपिंग किया गया होगा, फिर उसका क्या होता है, प्रिंट निकाला गया होगा। तो ये सारी चीजें हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में सहायता करती है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग को, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, आपके एनसीईआरटी के बुक आपको देखिएगा कि उसमें आपको कोई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाती है और आप ऑनलाइन उसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, इट हेल्प अस टू यूज कंप्यूटर एज ए टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि जब भी हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करते हैं तो यह वहां पे हमें काम में आती है, ठीक है। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, देखिए आजकल देखे होंगे कितना अच्छा अच्छा तस्वीर कैसे बन जाते हैं, इतने मतलब इमेजिंग, मैंने गजब का क्रिएशन, उसको एडिट करके, उसको मतलब स्टोर करके, उसको रिट्रीविंग कर करके कितना अच्छा से आजकल की डिजाइनिंग, जैसे आपके कोई फ्लैक्स में देखे होंगे कितना अच्छा डिजाइनिंग होता है, वो सब क्या होता है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है। आप क्या करते हैं, अपना फोटो खींचते हैं, उसके लाइटिंग को बढ़ा देते हैं, उसके ग्राफिकल सिस्टम को चेंज कर देते हैं, तो यह ग्राफिकल सॉफ्टवेयर यही सब काम करता है, ठीक है। इंटरटेनमेंट की मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर जैसे आप जो भी गेम खेलते हैं या प्लेइंग वीडियो गेम जो भी आप खेल रहे हैं, वो सारे इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर पे ही बेस्ड हैं। उसी की वजह से आप लोग खेल पाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम टूल्स होते हैं किसके, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के, जिसमें गेम जो खेलते हैं। और स्प्रेडशीट की मैं बात करूं, जैसे एमएस एक्सेल, एक बड़ा सा एमएस एक्सेल को मैंने बताया था कि उसको एक क्या बोलते हैं, एक फिनेंशियल डेटा को जो है मैनेज करने के लिए स्प्रेडशीट बना हुआ है। बहुत सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज यूज इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस। बोले ना, न्यूमेरिकल डेटा को कहाँ पे, तो फिनेंशियल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें कि डीबीएमएस उसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा जो आपके यहाँ पे है उसको मैनेज करने का जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू यूज कंप्यूटर सिस्टम फॉर क्रिएशन। हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे किसी आप सपोज करिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका जो डिटेल्स होगा उसको ऐड किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगा तो उसको डिलीट किया जाएगा। अगर आपने कोई डिग्री बढ़ा लिया तो उसको अपडेट किया जाता है आपके रिकॉर्ड में। ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। ए डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल स्टोर एंड रिट्रीव और फिर डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल, यानी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की उनके डिटेल्स उसमें मौजूद होता है, यहाँ तक कि उनके पेमेंट्स स्लिप से लेकर के सब कुछ उसमें मैनेज होता है, ठीक है। पर्सनल हेल्प सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ तो जो हम लोग पर्सनल हेल्प के लिए, सपोज करिए कोई चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यह चीजें क्या करती है, यह पर्सनल हेल्प सॉफ्टवेयर है, यह मुझे पर्सनली हेल्प कर रही है ताकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा सकूं और ये सब चीजों को आप तक पहुंचा सकूं।
तो ये पर्सनल कुछ हैं सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में प्लानिंग एंड मेंटेनिंग स्टूडेंट पर्सनल शेड्यूल सच एज स्टडी, प्ले, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड हुए, उनके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सारे जनरेशन से जुड़ा हुआ कुछ चीज है, सीपीयू, माउस और इन सबसे जुड़ा हुआ ये पूरा डिटेल्स है इसमें। आप लोग इसे पढ़िए, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए धन्यवाद। केवल सुनिए मत, जो पीडीएफ इसके साथ जो मिलेगा उसको बनाइए, उसको देखिए, और जो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उसको भी आप लोग बनाइए, ताकि क्या होगा, आप लोग संग संग पढ़ करके उसको बना लेंगे तो आपको लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच इस ऑनलाइन क्लास में इतना समय देने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने ही, अगर किसी को सही समय पे नहीं पहुंच पाता है तो उसे आप ग्रुप में शेयर करिए, उसके पास शेयर करिए, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।